सुबह का वक्त था। पूरे घर में हलचल मची हुई थी। रसोई से चाय और ताज़े बिस्कुट की खुशबू आ रही थी। भाबो हमेशा की तरह सबको आवाज लगाते हुए इधर उधर काम संभाल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सरकारी कर्मचारी हाथ में बड़ा सा लिफाफा लेकर खड़ा था। घर का माहौल अचानक शांत हो गया। सभी की नज़र उस लिफाफे पर टिक गई। भाबो ने जल्दी से उसे उठाया और सामने बैठे रामजी को देते हुए बोली, देखो जरा, कहीं कोई जरूरी कागज तो नहीं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे खोलने की। आखिरकार घर के छोटे बेटे ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। पूरा परिवार बेचैन होकर उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, इसमें लिखा है कि संध्या भाभी की पोस्टिंग कल से कश्मीर में की जा रही है और उन्हें अगले 2 साल तक एक खास मिशन पर रहना होगा। इतना सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। कुछ पल पहले जो घर हंसी से गूंज रहा था, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। भाबो ने तुरंत खुद को संभाला और बोली, अरे, सरकारी ड्यूटी है तो जाना तो पड़ेगा ना। देश सेवा सबसे ऊपर होती है। परिवार के बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। सब संध्या को समझाने लगे कि चिंता की कोई बात नहीं है। घर के काम संभालने के लिए सब मौजूद हैं। वेद की पढ़ाई से लेकर घर की जिम्मेदारियों तक सब मिलकर देख लेंगे। लेकिन तभी संध्या ने ऐसी बात कह दी जिसने सबको चौंका दिया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। वही संध्या जो हमेशा अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखती थी, आज अचानक पीछे क्यों हट रही थी। भाबो ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बहू, पहले तो तू खुद जाने की जिद कर रही थी, अब अचानक क्या बदल गया। लेकिन संध्या चुप रही। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही हो। परिवार के लोग एक एक करके उसे समझाने लगे। कोई कह रहा था कि परिवार उसके साथ है, तो कोई उसे हिम्मत दे रहा था। लेकिन संध्या की आंखों में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक वो जोर से बोली, बस, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। मैं किसी मिशन पर नहीं जा सकती। उसकी आवाज में ऐसा डर था कि सब चुप हो गए। कमरे में मौजूद हर इंसान के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या है जो संध्या सबसे छुपा रही है। भाबो का दिल घबराने लगा। उन्हें लगा कहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं। तभी आरजू और छोटू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान देखकर लग रहा था जैसे उन्हें कोई ऐसा राज पता हो जो बाकी किसी को नहीं मालूम। भाबो ने गुस्से में पूछा, तुम दोनों ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। लेकिन दोनों चुप रहे। घर का तनाव हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक छोटू आगे आया और बोला, भाबो, अगर हम सच बताएंगे तो आप नाराज तो नहीं होंगी? ये सुनते ही सबकी धड़कनें तेज हो गईं। संध्या ने तुरंत छोटू को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, असल बात यह है कि संध्या भाभी कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो मां बनने वाली हैं। इतना सुनते ही पूरा घर जैसे थम गया। कुछ सेकंड तक किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर अभी हुआ क्या है। फिर अचानक भाबो की आंखों में आंसू आ गए। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अभी तक जो माहौल डर और तनाव से भरा हुआ था, वो अचानक खुशियों में बदल गया। घर के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मिंदा संध्या थी, क्योंकि उसने इतने दिनों तक ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। भाबो ने तुरंत उसे गले लगा लिया और बोली, अरे पगली, इतनी बड़ी खुशखबरी छुपाती है कोई? तभी छोटू जोर जोर से हंसने लगा। उसने बताया कि ये पूरा कश्मीर पोस्टिंग वाला लेटर असली नहीं था। ये सब सिर्फ एक प्लान था ताकि संध्या खुद अपने मुंह से सच बोल दे। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। संध्या ने भी राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही वो सबकी चालाकी देखकर हंसने लगी। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले आंसू और डर था, वहां अब सिर्फ खुशी, हंसी और आने वाले नन्हे मेहमान की बातें हो रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये खुशियां जल्द ही एक नए तमाशे में बदलने वाली हैं, क्योंकि भाबो ने अचानक ऐलान कर दिया कि घर में बड़ा गीत संगीत होगा, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ औरतों को आने की इजाजत होगी। और ये सुनते ही घर के सारे मर्दों के चेहरों का रंग उड़ गया। भाभो के उस ऐलान के बाद जैसे घर का पूरा माहौल ही पलट गया। जहां कुछ देर पहले तक खुशियों की लहर थी, वहीं अब एक नई हलचल और नया ड्रामा शुरू हो चुका था। भाभो ने साफ साफ कह दिया था कि आने वाला गीत संगीत कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए होगा और किसी भी मर्द को उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। बस फिर क्या था, घर के सारे मर्दों के चेहरों का रंग उड़ गया। छोटू हो, सूरज हो या फिर विक्रम भाई साहब, सबके अंदर एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये कैसा फंक्शन है जिसमें उन्हें ही बाहर कर दिया गया। सूरज बेचारा उदास खड़ा था और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और उसे भी अंदर जाने दिया जाए। लेकिन भाबो का फैसला पत्थर की लकीर जैसा था। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ घर के कामों की लिस्ट बना रही थीं और साथ ही ये भी समझा रही थीं कि इस बार का आयोजन पूरी तरह महिलाओं का होगा, ताकि सब खुलकर खुशियां मना सकें। बहुत दिनों से टेंशन झेली है सबने, अब थोड़ा खुलकर जिएंगी, भाबो ने कहा और मुस्कुरा दी। लेकिन मर्दों के दिल में तो जैसे तूफान उठ चुका था। छोटू ने धीरे से विक्रम भाई साहब को कोहनी मारी और फुसफुसाया, भाई साहब, ये तो नाइंसाफी है। विक्रम भाई साहब ने गहरी सांस ली और बोले, नाइंसाफी नहीं बेटा, ये तो सीधा सीधा अपमान है।
दोनों की बात सुनकर सूरज और भी ज्यादा दुखी हो गया। उसे तो बस इतना ही लग रहा था कि उसकी मीना सज धज कर छमक छल्लो बनेगी और वो उसे देख भी नहीं पाएगा। उधर घर के अंदर औरतों की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। आरजू और मीना मिलकर सजावट का प्लान बना रही थीं। कोई फूल लगा रहा था, कोई लाइट्स की बात कर रहा था। घर का हर कोना रंगीन होने लगा था। लेकिन बाहर खड़े मर्दों के लिए ये नज़ारा किसी सज़ा से कम नहीं था। वे खिड़की से झांकने की कोशिश करते, कभी दरवाजे के पास घूमते, लेकिन हर बार उन्हें रोक दिया जाता। तभी छोटू के दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। उसने धीरे से कहा, अगर अंदर जाना है तो रास्ता बदलना पड़ेगा। सबने उसकी तरफ शक से देखा। सूरज ने पूछा, क्या मतलब? छोटू मुस्कुराया और बोला, सीधा मर्द बनकर जाएंगे तो अंदर घुसने नहीं देंगे, लेकिन अगर औरत बनकर गए तो? उसकी बात सुनते ही कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक विक्रम भाई साहब की आंखों में चमक आ गई। तू कह रहा है साड़ी पहनकर? उन्होंने हैरानी से पूछा। छोटू ने सिर हिलाया और कहा, और क्या, यही एक रास्ता है। सूरज पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर अंदर की बेचैनी ने उसे भी मजबूर कर दिया। उसे बस मीना को देखना था, बस एक बार उस फंक्शन में जाना था। धीरे धीरे तीनों मर्द इस अजीब से प्लान की तरफ खिंचते चले गए। लेकिन समस्या ये थी कि साड़ी पहनना इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। विक्रम भाई साहब ने तौलिया लपेटकर ट्रायल किया और तुरंत ही गिरते गिरते बचे। छोटू जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, भाई साहब ये कोई धोती नहीं है। सूरज तो और भी परेशान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मीना के सामने वो कैसे खुद को छुपा पाएगा। उधर भाबू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर के मर्दों के दिमाग में इतना बड़ा ऑपरेशन साड़ी मिशन चल रहा है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारियों में लगी हुई थीं और बार बार यही कह रही थीं कि इस बार का फंक्शन सबसे यादगार होगा। घर के बाहर बैठे मर्द हर गुजरते पल के साथ और ज्यादा बेचैन होते जा रहे थे। तभी छोटू ने फिर से योजना को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, अगर जाना है तो पूरी तैयारी करनी होगी। चाल, आवाज और लुक सब कुछ बदलना पड़ेगा। विक्रम भाई साहब ने गंभीर होकर सिर हिलाया, लेकिन सूरज अभी भी कंफ्यूज था। उसे लग रहा था कि ये सब बहुत बड़ा रिस्क है। अगर पकड़े गए तो घर में तो तूफान आ जाएगा। लेकिन प्यार और जिज्ञासा ने आखिरकार डर पर जीत हासिल कर ली। धीरे धीरे तीनों ने तय कर लिया कि वो किसी भी हाल में उस फंक्शन में जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। और यहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसा अजीब, मजेदार और खतरनाक ड्रामा, जिसमें हर कदम पर खतरा भी था और हंसी का तूफान भी। और किसी को भी नहीं पता था कि आने वाला फंक्शन सिर्फ एक जश्न नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा खुलासा बनेगा जो पूरे हनुमान गली की सोच ही बदल देगा। मर्दों का साड़ी मिशन अब धीरे धीरे एक सीरियस ऑपरेशन में बदल चुका था। छोटू ने जैसे ही प्लान फाइनल किया, पूरे ग्रुप में एक अजीब सी हलचल मच गई। सूरज अभी भी दुविधा में था, लेकिन विक्रम भाई साहब पूरी तरह तैयार दिख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बड़ा युद्ध जीतने का फैसला कर लिया हो। तीनों अब समझ चुके थे कि अगर उन्हें उस सिर्फ और औरतों वाले फंक्शन में घुसना है तो उन्हें खुद को पूरी तरह बदलना होगा। सबसे पहले शुरुआत हुई लुक से। छोटू किसी तरह से घर के अंदर से पुरानी साड़ियां चुपके से ले आया। जैसे ही उसने साड़ी खोली, विक्रम भाई साहब का चेहरा देखने लायक था। उन्होंने घबराते हुए पूछा, ये इतना कपड़ा एक साथ कैसे संभाला जाता है? छोटू हंसते हुए बोला, भाई साहब यही तो असली टेस्ट है। सूरज तो बस चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में लगातार मीना की यादें घूम रही थीं। पहला ट्रायल विक्रम भाई साहब पर हुआ। उन्होंने जैसे ही साड़ी लपेटने की कोशिश की, पूरा कपड़ा उलझ गया। एक तरफ पल्लू गिर रहा था, दूसरी तरफ पांव फंस रहा था। छोटू जोर जोर से हंस पड़ा, भाई साहब आप तो साड़ी में भी रेस लगा रहे हो। विक्रम भाई साहब झेंप गए, लेकिन हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर से कोशिश की। इस बार थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन चलने की कोशिश करते ही लगभग गिर पड़े। अब बारी सूरज की थी। सूरज थोड़ा शर्मीला था, लेकिन मजबूरी में उसने भी साड़ी पहन ली। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, वो खुद ही डर गया। उसने धीरे से कहा, मीना अगर मुझे ऐसे देख लेगी तो शादी ही तोड़ देगी। छोटू ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, अगर प्यार सच्चा है ना तो साड़ी क्या चीज़ है। इधर घर के अंदर औरतों की तैयारियां अपने चरम पर थीं। भाभो हर चीज पर नजर रखे हुई थीं। गीत संगीत की लिस्ट तैयार हो रही थी, खाने पीने का इंतजाम हो रहा था और हर तरफ बस खुशी का माहौल था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या तूफान चल रहा है। मर्दों का प्लान अब अगले लेवल पर जा चुका था, आवाज की ट्रेनिंग। छोटू ने कहा कि सिर्फ साड़ी पहन लेने से काम नहीं चलेगा, आवाज भी बदलनी पड़ेगी। विक्रम भाई साहब ने गला साफ किया और कोशिश की, अरे भाभी जी, लेकिन उनकी भारी आवाज सुनकर खुद छोटू डर गया। सूरज ने तो कोशिश ही नहीं की, उसे लग रहा था कि वो पकड़ा ही जाएगा। तभी अचानक एक नई समस्या सामने आ गई। भाभो ने घोषणा कर दी कि फंक्शन में एंट्री के समय हर किसी को परिवार की पहचान बतानी होगी। ये सुनते ही तीनों के होश उड़ गए।
छोटू घबरा गया। अब क्या करेंगे? विक्रम भाई साहब ने माथा पकड़ लिया। सूरज तो लगभग हार मान चुका था, लेकिन छोटू के दिमाग में फिर से एक चालाकी भरा आइडिया आया। उसने कहा, हम नाम बदल लेंगे। सूरज ने पूछा, कैसे? छोटू बोला, तुम सूरज नहीं सुरभि बन जाओ। विक्रम भाई साहब विक्की मैडम, और मैं तो वैसे भी छोटू ही ठीक हूं, बस थोड़ा स्टाइल बदल देंगे। ये सुनकर सब पहले तो चौंके, फिर मजबूरी में हंस पड़े। लेकिन असली परेशानी अब भी बाकी थी, चाल ढाल। विक्रम भाई साहब जैसे ही औरतों की तरह चलने की कोशिश करते, हर बार उनका स्टाइल मर्दों वाला ही निकल आता। छोटू उन्हें बार बार रोककर सुधारता, ऐसे नहीं ऐसे। सूरज तो इतना नर्वस था कि वो हर 2 कदम पर पीछे हट जाता। इसी बीच दूर से भाभो की आवाज आई, तैयारी पूरी करो, शाम को सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये सुनते ही तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। समय अब बहुत कम था और खतरा बहुत बड़ा। अब स्थिति ये थी कि एक तरफ घर के अंदर असली फंक्शन की तैयारियां जोरों पर थीं और दूसरी तरफ बाहर 3 मर्द एक ऐसे मिशन पर थे जो किसी भी वक्त उन्हें फंसा सकता था। प्यार, डर और कॉमेडी का ऐसा मिश्रण बन चुका था कि हर पल एक नया धमाका होने वाला था। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या ये तीनों अपने सारी मिशन में कामयाब हो पाएंगे या फिर फंक्शन के बीच ही उनका असली राज सबके सामने खुल जाएगा। शाम का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा था और पूरे हनुमान गली में फंक्शन की रौनक बढ़ती जा रही थी। घर को फूलों, लाइटों और रंग बिरंगी सजावट से इस तरह सजाया गया था जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। अंदर औरतों की चहल पहल तेज थी, हंसी मजाक चल रहा था और भाभो हर चीज को खुद देख देख कर परफेक्ट बनाने में लगी थी। लेकिन इसी खुशी के माहौल के बाहर 3 रहस्यमयी महिलाएं खड़ी थीं, जो असल में सूरज, विक्रम भाई साहब और छोटू थे, पूरी तरह से अपने अजीब से साड़ी अवतार में। तीनों का हाल देखने लायक था। सूरज की हालत सबसे खराब थी। वो हर 2 सेकंड में अपनी साड़ी संभाल रहा था और डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। विक्रम भाई साहब खुद को बार बार मैडम की तरह चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी चाल हर बार मर्दों वाली ही निकल आती थी। और छोटू, वो तो खुद को मास्टरमाइंड समझ रहा था, लेकिन उसकी साड़ी भी हर थोड़ी देर में फिसल रही थी। तीनों एक दूसरे को देखकर हिम्मत तो दे रहे थे, लेकिन अंदर से सबकी हालत खराब थी। अगर पकड़े गए तो? सूरज ने घबरा कर पूछा। छोटू ने तुरंत जवाब दिया, तो कह देंगे कि हम दूर की रिश्तेदार हैं। विक्रम भाई साहब ने आंखें तरेरते हुए कहा। और अगर नाम पूछा गया? छोटू बोला, नाम तो हमने पहले ही बदल दिए हैं ना, सुरभि, विक्की मैडम और छोटू देवी। ये सुनकर सूरज की हंसी निकलते निकलते रह गई, लेकिन डर अभी भी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अंदर से भाभो की आवाज आई, सब लोग अंदर आ जाओ, फंक्शन शुरू होने वाला है। ये सुनते ही तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। छोटू ने धीरे से कहा, अब या तो अंदर जीत मिलेगी या फिर घर में बेइज्जती। और इसी के साथ तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, माहौल देखकर तीनों थोड़े रिलैक्स हुए। औरतों की भीड़ थी, कोई सज रहा था, कोई गा रहा था और कुछ हंस हंस कर बातें कर रही थी। भाभो बीच में बैठकर सबको संभाल रही थी, लेकिन उनकी नजरें हर नए चेहरे को ध्यान से देख रही थी। यही वो पल था जिससे तीनों सबसे ज्यादा डर रहे थे। सूरज जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पल्लू पैर में फंस गया और वो लगभग गिरते गिरते बचा। पास खड़ी एक औरत ने तुरंत पकड़ लिया और पूछा, आप ठीक हैं बहन जी? सूरज ने घबराकर पतली आवाज में कहा, हाँ ठीक हूं। उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि विक्रम भाई साहब पीछे से फुसफुसाए, ये तो हमें ही पकड़वा देगा। इधर छोटू धीरे धीरे भीड़ में घुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी चाल और हावभाव बार बार उसे अलग बना रहे थे। वो बार बार बिना वजह हंस पड़ता और फिर खुद को संभालने की कोशिश करता। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल विक्रम भाई साहब के साथ थी। जैसे ही कोई उनके पास आता, वे भारी आवाज में जवाब देते थे और फिर तुरंत खांसकर आवाज बदलने की कोशिश करते। भाभो की नज़र अब धीरे धीरे उस तरफ जाने लगी जहां ये तीनों खड़े थे। उन्होंने दूर से ही पूछा, ये नई लड़कियां कौन है? ये सुनते ही तीनों के होश उड़ गए। सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। छोटू ने तुरंत फुसफुसाया, कुछ भी बोलो, बस ध्यान मत खींचो। विक्रम भाई साहब आगे बढ़े और कांपती आवाज में बोले, जी हम दूर से आए हैं। भाभो ने ध्यान से उन्हें देखा। उनकी नज़रें इतनी तेज थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर का राज पढ़ लेंगी। तीनों की सांसें अटक गईं। तभी अचानक पीछे से संगीत तेज हो गया और कुछ औरतें डांस करने लगीं। इस हलचल का फायदा उठाकर छोटू ने तुरंत स्थिति संभाल ली और भाभो का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दिया। सूरज ने राहत की सांस ली, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। अब तीनों धीरे धीरे फंक्शन में सेट होने लगे थे, लेकिन हर सेकंड उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ता जा रहा था। एक तरफ हंसी खुशी का माहौल था, दूसरी तरफ तीनों के लिए ये किसी जंग से कम नहीं था। हर मुस्कान के पीछे डर छुपा हुआ था और हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में था, क्या भाभो इन नई लड़कियों का असली सच पहचान पाएंगी या फिर ये साड़ी मिशन सच में एक मजेदार जीत में बदल जाएगा, जो अगले ही पल किसी बड़े धमाके में तब्दील हो सकता है। फंक्शन अब अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुका था।
घर के हर कोने में ढोलक की आवाज गूंज रही थी और औरतों की हंसी ठिठोली से माहौल और भी रंगीन हो गया था। भाभो खुद बीच में बैठकर सबको संभाल रही थीं, लेकिन उनकी नजरें बार बार भीड़ में नए चेहरों को स्कैन कर रही थीं। उन्हें खुद नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उनके अंदर एक हल्का सा शक कहीं ना कहीं पनपने लगा था। और दूसरी तरफ सुरभि, विक्की मैडम और छोटू देवी, ये तीनों नाम के मर्द अंदर ही अंदर घबराए हुए थे, लेकिन बाहर से खुद को पूरी तरह औरतों जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सूरज की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वो हर किसी से नजरें बचा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मीना उसे पहचान ना ले। जैसे ही वो एक कोने में जाकर खड़ा हुआ, एक औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, आप नई लग रही हैं, किस तरफ से आई हैं? सूरज का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत पतली आवाज बनाकर कहा, जी हम दूर रिश्तेदारी से आए हैं। लेकिन उसकी आवाज में जो घबराहट थी वो साफ झलक रही थी। पास खड़ा छोटू ये देखकर दांत भींचते हुए फुसफुसाया, थोड़ा कॉन्फिडेंस रख, वरना हम सब फंस जाएंगे। उधर विक्रम भाई साहब अपनी भारी आवाज को हर कीमत पर छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई उनसे बात करता, उनकी असली आवाज बाहर आ ही जाती थी। वो बार बार गला साफ करते और फिर नकली मीठी आवाज में बोलने की कोशिश करते, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाती थी। एक बार तो उन्होंने गलती से भाई साहब बोल दिया और तुरंत ही खुद को सुधारते हुए कहा, अरे मेरा मतलब है भाभी जी। पास खड़ी दो औरतें उन्हें शक की नजर से देखने लगी। छोटू ने स्थिति संभालने के लिए तुरंत डांस फ्लोर का आइडिया दे दिया। उसने कहा, चलो अगर हम एक्टिव रहेंगे तो किसी को शक नहीं होगा, और बिना समय गंवारे वो तीनों को डांस फ्लोर की तरफ खींच ले गया। अब मजबूरी में तीनों को औरतों के बीच डांस करना पड़ा। सूरज तो शर्म के मारे पसीने से तर हो चुका था, लेकिन मीना भी वहीं कहीं डांस कर रही थी, जिससे उसकी नजर बार बार उसी की तरफ खिंच जाती थी। जैसे ही मीना ने सूरज की तरफ देखा, सूरज ने तुरंत चेहरा घुमा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अगर एक भी सेकंड और नजरें मिली तो उसका राज खुल जाएगा। उधर भाभो भी अब धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रही थी जहां ये तीनों खड़े थे। उनका शक अब और गहरा होता जा रहा था। ये तीन नई लड़कियां आखिर आई कहां से हैं? भाभो ने अपने आप से धीरे से कहा। उनकी नज़र अब सीधे सुरभि, विक्की मैडम और छोटू देवी पर टिक चुकी थी। तीनों को जैसे ही एहसास हुआ, उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। छोटू ने तुरंत सूरज और विक्रम भाई साहब को इशारा किया कि अब संभल जाओ, खतरा करीब है। तभी अचानक एक छोटी सी घटना हो गई। सूरज का पल्लू फिर से पैर में फंस गया और वो गिरते गिरते बचा, लेकिन इस बार वो सीधे भाभो के सामने पहुंच गया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। भाभो ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उनकी आंखों में शक साफ दिखाई देने लगा। सूरज ने घबराकर सिर झुका लिया। तुम्हारी आवाज कहीं सुनी हुई लगती है, भाभो ने धीरे से कहा। ये सुनते ही सूरज की हालत खराब हो गई। विक्रम भाई साहब और छोटू दूर खड़े ये सब देख रहे थे और अंदर ही अंदर कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब खेल खत्म होने वाला है। लेकिन तभी पीछे से ढोलक की आवाज तेज हो गई और कुछ औरतें भाभो को खींचकर डांस में ले गईं। ये एक मौका था जिसे छोटू ने तुरंत भांप लिया। उसने बिना देर किए सूरज को पकड़कर खींच लिया और धीरे से कहा, भागो यहां से, अभी भी वक्त है। तीनों किसी तरह भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर कदम पर खतरा बढ़ता जा रहा था। कभी कोई उन्हें रोक लेता, कभी कोई सवाल पूछ देता, और हर बार वे किसी तरह झूठ बोलकर निकलते। लेकिन अब झूठ का जाल कमजोर पड़ने लगा था। फंक्शन की खुशी के बीच अब एक और ही कहानी चल रही थी, डर, भागदौड़ और सच छुपाने की जंग। और सबसे बड़ा सवाल अब ये था कि क्या ये तीनों अपने मिशन से बचकर निकल पाएंगे, या फिर भाभो का शक आखिरकार सच में बदल जाएगा और पूरा राज सबके सामने आ जाएगा। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी थी। फंक्शन की रौनक अपने चरम पर थी। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और हर कोई खुशी में डूबा हुआ था। लेकिन इसी भीड़ के बीच तीनों का साड़ी मिशन अब आखिरी सांसें ले रहा था। सूरज, विक्रम भाई साहब और छोटू तीनों पूरी तरह थक चुके थे, डर से कांप रहे थे और हर पल यही सोच रहे थे कि अब किसी भी सेकंड उनका राज खुल सकता है। सूरज की हालत सबसे नाजुक थी। मीना लगातार उसके आसपास घूम रही थी और हर बार जब वो पास आती, सूरज की सांसें रुक जाती। उसे लग रहा था कि अगर एक बार भी मीना ने उसे पहचान लिया तो सब खत्म हो जाएगा। विक्रम भाई साहब भी अब ज्यादा देर अपनी भारी आवाज को छुपा नहीं पा रहे थे। छोटू बार बार उन्हें शांत रहने का इशारा कर रहा था, लेकिन हालात अब हाथ से निकलते जा रहे थे। तभी अचानक भाभो फिर से उसी दिशा में आ गईं। इस बार उनके चेहरे पर साफ शक था। उन्होंने जोर से कहा, बस अब बहुत हो गया, ये तीनों नई लड़कियां आखिर हैं कौन? पूरे फंक्शन में सन्नाटा छा गया। ढोलक की आवाज भी जैसे धीमी पड़ गई। तीनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सूरज पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पल्लू फिर से फंस गया और वो लड़खड़ा गया। इस बार वो सीधा भाभो के सामने आ गिरा। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। भाभो ने बहुत करीब से उसे देखा और धीरे से बोली, अब समझ में आया, तुम्हारी चाल, तुम्हारी घबराहट, सब कुछ अलग है। विक्रम भाई साहब और छोटू दूर खड़े कांप रहे थे। छोटू ने फुसफुसाकर कहा, अब गया काम से। लेकिन तभी एक और बड़ा मोड़ आया।
मीना अचानक सूरज के सामने आ गई और उसे ध्यान से देखने लगी। सूरज की आंखें बंद हो गईं, उसे लग रहा था अब सब खत्म। लेकिन तभी मीना जोर से हंस पड़ी और बोली, तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो। पूरा माहौल एक पल में बदल गया, सब लोग हैरान रह गए। भाभो ने पूछा, मतलब? मीना मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और कहा, हमें सब पता था, ये नई लड़कियां कोई और नहीं बल्कि हमारे ही घर के मर्द हैं। ये सुनते ही पूरा फंक्शन जोरदार हंसी में बदल गया। सूरज, विक्रम भाई साहब और छोटू एकदम सन्न रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनका पूरा प्लान पहले से ही पकड़ा जा चुका था। भाभो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, तुम लोग सच में समझते हो कि हम इतना बड़ा फंक्शन बिना तैयारी के रखेंगे? असल में पूरा प्लान पहले से ही भाभो और मीना ने मिलकर बनाया था। ये सब कश्मीर पोस्टिंग वाला ड्रामा भी सिर्फ एक ट्रैप था ताकि सच सामने आ सके। और अब जब राज खुल चुका था तो गुस्से की जगह सबके चेहरे पर सिर्फ हंसी थी। सूरज ने शर्म से सिर झुका लिया, विक्रम भाई साहब ने आंखें बंद कर लीं और छोटू ने धीरे से कहा, हम तो फंस गए। लेकिन अगले ही पल भाभो ने हंसते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ, कम से कम सच सामने आ गया और हमें पता चल गया कि घर के मर्द भी कम ड्रामेबाज नहीं है। फिर अचानक भाभो ने जोर से ऐलान किया, अब फंक्शन में कोई बाहर नहीं रहेगा, सब साथ में जश्न मनाएंगे। और इसी के साथ पूरा घर तालियों और हंसी से गूंज उठा। सूरज ने मीना की तरफ देखा और इस बार डर नहीं था, सिर्फ प्यार और राहत थी। छोटू और विक्रम भाई साहब भी हंस पड़े। उनका साड़ी मिशन भले ही फेल हो गया था, लेकिन उसने पूरे घर को एक ऐसा मज़ेदार यादगार पल दे दिया था जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता था। और इस तरह एक डर, एक झूठ और एक पागलपन भरे प्लान के बीच कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई खुशी की शुरुआत हो गई, जहां सब साथ थे, सब हंस रहे थे और घर एक बार फिर खुशियों से भर गया था।